गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समीर लाइफ मगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टेट का दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और ये स्टेट जुलाई या अगस्त से सितंबर तक में हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का स्टेट 2025 का सेशन। और यह सेशन आपके एग्जाम के पर्पज से समझिए दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी तक में स्टेट का जो दोस्तों 2023 में, 2020 में और 2024 में 3 बार एग्जाम हो चुका है दोस्तों। तीनों एग्जाम का क्वेश्चन दोस्तों एक एक करके हम लोग हर एक सेट का करवा रहे हैं दोस्तों। और यह इसमें सिर्फ दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। और जो 50 मार्क का दोस्तों शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का जो कॉमन पेपर है, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड के लिए, उन सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। उन सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों अभी तक हम लोग का 2023 का दोस्तों टोटल हमारा सेट खत्म हो चुका है दोस्तों। जो नहीं देखे वो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में है दोस्तों, इसका स्टेट करके होगा दोस्तों। तो उसमें आपको टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, 2020 का अभी तक हम लोग 2020 का 15 सितंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग का होने वाला ये 14 सितंबर 2020 का क्वेश्चन शिफ्ट फर्स्ट का दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा 14 सितंबर 2020 का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, यही शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। सोल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से है। समाजीकरण एक समान प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चों को उनके माता पिता, शिक्षकों और अन्य लोगों द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवधारियों में बदल दिया जाता है। इस प्रकार समाजीकरण मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्या कारक है सबसे महत्वपूर्ण? तो शिक्षक विद्यार्थी संवाद। ठीक है, शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, विषय पर अधिकार, समय पर पूर्ण होना, ये नहीं दोस्तों, शिक्षक विद्यार्थी संवाद महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, प्रभावी शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षक विद्यार्थी संवाद है। इसके अलावा कई और कारक अच्छे और प्रभावी शिक्षण का निर्धारण करते हैं। विषय वस्तु के प्रति लगाव, विषय वस्तु का प्रदर्शन आदेश, अपने गलत कदमों को स्वीकार करने की इच्छा, निष्पक्ष और पारदर्शी होना, ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा दोस्तों, छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। छात्रों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अनुशासनहीनता के कारण को कठोरता से निपटाना, ये नहीं। शारीरिक दंड, श्यामपट विद्यार्थियों की सहभागिता, तो ये नहीं दोस्तों। देखिए, छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। सोल्यूशन देखिए इसका, छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करके कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। कक्षा में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सहयोग की आदतों के क्रमिक निर्माण का परिणाम होना चाहिए। कक्षा अनुशासन बनाए रखने के साधन देखिए दोस्तों, ये होगा दोस्तों, जहां आवश्यक हो वहां दंड देना, कक्षा में चीज़ों को रोमांचक बनाना, व्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आदत विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ब्लूम के द्वारा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया दोस्तों। सोल्यूशन है इसका दोस्तों, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण ब्लूम द्वारा प्रस्तुत किया गया। संज्ञानात्मक डोमेन में ज्ञान तथा बौद्धिक कौशलों का विकास शामिल है। इसमें विशेष तथ्यों का पुनर्स्मरण या पहचान, प्रक्रियागत स्वरूप एवं परिकल्पनाएं शामिल है जो बौद्धिक क्षमताओं तथा कौशलों के विकास में मदद करती है। ब्लूम की संज्ञानात्मक वर्गीकरण को मूल रूप से 6 अलग अलग डोमेन स्तरों द्वारा दर्शाया गया है। पहला है ज्ञान, दूसरा समझ, तीसरा अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन 6 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द को प्रतिबिंबित करता है? तो ये दोस्तों स्कीमा ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर लिखित में से कौन सा शब्दों को प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? तो ये स्कीमा। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, पियाजे ने दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित सूचनाओं के संगठित समूह के लिए स्कीमा का उपयोग किया है। स्कीमा सूचना के एक छोटे पैकेट को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सूचना को व्यवस्थित और संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है? शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है, क्या सबसे मुख्य जिम्मेदारी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा दोस्तों। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? तो विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, सोल्यूशन देखिए इसका, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह छात्रों को बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक रूप से विकसित करने में मदद करे ताकि उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक शिक्षार्थी को संज्ञान और परिकलन में समस्या हो रही तो उनमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया दोस्तों, यदि एक शिक्षार्थी की संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है दोस्तों, उसमें असमर्थता हो सकती है, इसका नाम है डिस्कैलकुलिया दोस्तों। डिस्कैलकुलिया दोस्तों, डिस्कैलकुलिया दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उनमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम डिस्कैलकुलिया एक प्रकार की गणित से संबंधित अधिगम विकलांगता है दोस्तों। और सीखने वालों की संख्या को बुनियादी समझ में बाधा, गणितीय गणना के लिए सीखने की क्षमता को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों को गणितीय प्रतीकों जैसे प्लस, गुना, ग्रेटर देन आदि की पहचान करने में असमर्थ बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। सोल्यूशन है फ्रेंड्स इसका, व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। यदि अशांति फिर भी बनी रहती है तो उन्हें किसी प्रकार की गतिविधि या चर्चा में शामिल करके कक्षा में शांति बनाए रखना चाहिए और उन्हें कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लाभों के बारे में जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं दोस्तों? बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं दोस्तों? तो ये एक नंबर दोस्तों, संज्ञानात्मक कौशल के द्वारा, ज्ञान क्षेत्र के द्वारा दोस्तों प्रतिबिंबित बौद्धिक कौशल क्षेत्र होते हैं दोस्तों। तो बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं दोस्तों? तो ये संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के द्वारा ये प्रतिबिंबित होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा संज्ञानात्मक। सोल्यूशन फॉर इसका, संज्ञानात्मक क्षेत्र में पहली श्रेणी के राज्य में बौद्धिक कौशल यह रेखांकित करते हैं कि चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन कैसे किया जाए। बौद्धिक कौशल श्रेणी के अंदर अधिगम के 5 अलग अलग स्तर, पक्षपात, मूर्त संकल्पना, परिभाषित संकल्पना, नियम और समस्या समाधान आदि है। अतः बौद्धिक कौशल संज्ञानात्मक क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आत्मसात, संज्ञान, समायोजन, ग्रहण, इसमें से क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन आत्मसात होगा दोस्तों। हमारा पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। आत्मसातकरण नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। आत्मसातकरण करने के माध्यम से हम नई जानकारी अनुभव लेते हैं और उन्हें अपने मौजूदा विचारों में शामिल करते हैं। यह प्रक्रिया कुछ हद तक व्यक्तिपरक है क्योंकि हम अपनी पूर्ण मौजूदा मान्यताओं के साथ फिट होने के लिए अनुभव या जानकारी को संशोधित करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, डैश देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान है दोस्तों। डैश देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान कौन सा है दोस्तों? तो NCTE दोस्तों, NCTE है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, NCTE दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा परिषद देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान है। यह भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है जिसे मई 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, NCTE देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान है NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है। गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है दोस्तों किस चीज़ पे? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा दोस्तों, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर यह बल देता है दोस्तों। गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर यह बल देता है। सोल्यूशन इसका है, गतिविधि आधारित शिक्षण से विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर अधिक बल देता है। यह शिक्षा हमारे आसपास के वातावरण की समझ विकसित करने के लिए व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखना है
गतिविधि आधारित अधिगम शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का एक रूप है। यह जिज्ञासा और स्वतंत्र चिंतन को उत्तेजित करता है, समस्या को सुलझाने के कौशल को विकसित करता है। नेक्स्ट है नेपा। NIEPA मुख्य रूप से संबंधित है दोस्तों किसी से, तो सी नंबर ऑप्शन शैक्षिक योजना के प्रशासन एवं प्रशासन से। नेपा NIEPA मुख्य रूप से संबंधित दोस्तों किसी से, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से ये संबंधित है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका। नेपा दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान मुख्य रूप से शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित है। यह न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा की योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से संबंधित एक प्रमुख संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपा। शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधित नेपा मुख्य रूप से शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ये उच्चतम स्तर इसका मूल्यांकन होगा। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का सबसे उच्चतम स्तर मूल्यांकन ही होता है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन इसका संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर मूल्यांकन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम के उद्देश्य शामिल है जो ज्ञान के स्मरण या अभिसंज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं और कौशल के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्लूम द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक अधिगम के क्षेत्र के 6 चरण इस प्रकार है दोस्तों। सबसे पहले नीचे ज्ञान, तब अवबोध, तब अनुप्रयोग, तब विश्लेषण, तब संश्लेषण, तब मूल्यांकन होगा। नेक्स्ट देखिए शिक्षक प्राय छात्र के सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा का अभाव है। शिक्षक प्राय छात्र के सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि प्रेरणा का अभाव है दोस्तों, प्रेरणा का अभाव है। सॉल्यूशन देखिए शिक्षक प्राय छात्र के सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि प्रेरणा का अभाव है। शिक्षकों को शिक्षण को एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए और ऐसा करते हुए अपने छात्रों को उनके सीखने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिए दोस्तों, सृजनात्मकता के लिए दोस्तों सुधार हेतु किया जाता है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है दोस्तों? तो सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। सॉल्यूशन देखिए इसका शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि ओसबर्न द्वारा विकसित की गई है। यह सृजनात्मकता सोच को उद्दीपित करने के लिए सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध तकनीक है। यह जटिल और महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए सबसे उपयोगी व्यायाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए शिक्षक की शिक्षण शैली के तहत दोस्तों, शिक्षक के शिक्षण शैली के तहत दोस्तों निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है दोस्तों? शिक्षक की शिक्षण शैली के दोस्तों कारण दोस्तों ये हो सकती है दोस्तों। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन ये गलत है। मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार ये सब गलत है दोस्तों। शिक्षक की शिक्षण शैली के कारण दोस्तों अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सॉल्यूशन देखिए इसका शिक्षक की शिक्षण शैली के अलावा सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अधिगम की अक्षमता एक समान शब्द है जो तुमने बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क या गणितीय अक्षमताओं के अधिकरण और उपयोग में महत्वपूर्ण कठिनाइयों द्वारा प्रकट विकारों के एक विषम समूह को संदर्भित करता है। इस तरह की अक्षमता बोलना, पढ़ना, लिखना, वर्तन या गणितीय गणना को हो सकती है। नेक्स्ट बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है देखिए बालक की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना। बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो बालक की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना। ये सॉल्यूशन देखिए इसका प्ले थेरेपी के माध्यम से बच्चों की देखिए प्ले थेरेपी के माध्यम से बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश की जाती है और कमियों या दर्द से उभरने में मदद की जाती है। साथ ही बच्चा इससे अच्छी आदतें सीखता है, नए दोस्त बनाना, बड़ों का सम्मान करना और अपनी बातों भी कहना सीखते हैं। प्ले थेरेपी भाषाई अभिव्यक्ति के साथ प्रतीकात्मक खेल को संतुलित करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी देखिए भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता है दोस्तों? तो भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र होगा इसका। सॉल्यूशन देखिए इसका भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। भावनात्मक डोमेन से तात्पर्य है कि उस प्रत्यय के प्रति छात्रों के भावनात्मक गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का विकास करना। यानी कि चरण इस प्रकार है। अनुकरण देखिए अनुकरण होगा, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, असंप्रत्यय, संगठन, चारित्रीकरण। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसको हम
अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौशल को दोस्तों हम लोग अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। कौशल को, सॉल्यूशन देखिए इसका, कौशल को हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि अधिगम जन्म से प्राप्त नहीं होता, अधिगम जन्म से प्राप्त नहीं होता है, अपितु यह वंशानुगत संसाधनों का उपयोग करके योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अधिगम एक विकास जो व्यायाम और प्रयास से आता है। अधिगम के माध्यम से बच्चे अपने वंशानुगत संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं दोस्तों। तो अधिगम का एक परिणाम कह दोस्तों कौशल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों गहन सोच, गहन सोच होगा दोस्तों, सर्वर नहीं होगा, सूचना साक्षरता नहीं होगा, चयनात्मक ध्यान नहीं होगा दोस्तों, ये गहन सोच होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, गहन सोच शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह एक प्रमुख शैक्षणिक कौशल है जो ज़्यादातर उच्च अध्ययन में पढ़ाता है, अर्थात स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र अपने स्वयं के ज्ञान और जानकारी प्रस्तुत करने की क्षमता को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किस चीज़ का? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का ये परिणाम था दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का ये परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किस चीज़ का? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का ये परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन इसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का परिणाम था। 1986 में राजीव गांधी ने एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करना था। एनपीई 1986 भारत सरकार द्वारा सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है दोस्तों, क्या माना जाता है? नाटकीय प्रविधि माना जाता है दोस्तों। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है फ्रेंड्स, नाटकीय प्रविधि माना जाता है दोस्तों। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को क्या माना जाता है? नाटकीय प्रविधि माना जाता है। सॉल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को नाटकीय प्रविधि माना जाता है। यह शिक्षण प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विधि है। इस विधि के द्वारा छात्राध्यापक को स्वयं के शिक्षण कौशल को विकसित करने की क्षमता प्राप्त होती है। इससे छात्राध्यापकों का शिक्षण प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है दोस्तों? तो ये बाल्यावस्था में होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है दोस्तों? तो ये बाल्यावस्था में लिंग का संप्रत्यय होता है दोस्तों। और देखिए, तो बाल्यावस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है। बाल्यावस्था में समान लिंग समूह के साथ मित्रता विकसित करने का प्रयास करता है। यह अवस्था बच्चे के समग्र विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि है दोस्तों। बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। यह विकास की वह अवस्था होती है जिसमें बालक के व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण तीव्र गति से होता है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, निम्नलिखित अवस्था बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है दोस्तों, तो बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? निम्नलिखित से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? अवधारणाओं का ज्ञान, निर्णय लेने का कौशल, शिक्षण कौशल, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी से होगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी दोस्तों। ये शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है, अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, वो सभी विकल्प शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थिति में विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी, इसका भी आंसर सही होगा दोस्तों। व्यक्तित्व गठन, अनुशासन और कक्षा शिक्षण, व्यक्तित्व गठन और अनुशासन, ये सभी दोस्तों भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, विद्यार्थियों ने भावनात्मक समायोजन का विकास आवश्यक है, क्योंकि यह विद्यार्थियों के भावनात्मक विकास में मदद करता है। यह विकास एक बच्चे के आत्मविश्वास, सहानुभूति, सार्थक और अस्थायी मित्रता और साझेदारी विकसित करने की क्षमता और उसके आसपास के लोगों के लिए महत्व और मूल्य की भावना को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन की स्थितियों में विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है, अतः विकल्प डी उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, ये होता है योजना बनाना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है जिसका उपयोग छात्रों और शिक्षकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में 6 चरण है। पहला हो गया नियोजन, सेकंड हो गया शिक्षण, नियोजन, शिक्षण, प्रतिक्रिया,
पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिक्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है, तो ये योजना बनाना, प्रथम चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए जिस कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य। दिए गए जिस कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ड्रिल और अभ्यास कार्य। सोल्यूशन है इसका, जिस कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहते हैं। ड्रिल और अभ्यास कार्यक्रम छात्रों को एक समय में समस्याओं या उदाहरणों पर काम करने और फिर उनके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है। देखिए, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है, तो ये उद्देश्यों का अंतर होता है, उद्देश्यों का अंतर। सोल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में उद्देश्यों का अंतर होता है। विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण में शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है दोस्तों, उद्देश्यों का अंतर होता है, उद्देश्यों का। सोल्यूशन देखिए इसका, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में उद्देश्यों का अंतर होता है। विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण में शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों का उपयोग कर उसे सशक्त तथा प्रभावशाली बनाया जाता है। इसके अलावा शिक्षण विधि में संपूर्ण उपागम का अनुसरण किया जाता है। शिक्षण अवयव या रीति में सूक्ष्म उपागम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब है लुप्त संख्या का हमें पता लगाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले 8 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 18 तिया 54, उसके बाद दोस्तों 18 तिया 54, 18 दूना 36। ठीक है दोस्तों, तो 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए लुप्त संख्या, इसमें भी पता करना है हमें। 28 33, देखिए सबसे पहले दोस्तों 28 5 33 -2 31, 31 5 36, 36 -2 34, तो यहाँ हम 34 दे देंगे दोस्तों, 5 2 का चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है लुप्त संख्या, इसमें भी पता करना फ्रेंड्स। 1 2 2 1 3 3 1 4 4 4 8। ठीक है दोस्तों, 3 1 4 4 4 8 8 हो गया दोस्तों, 4 3 8। उसके बाद ये 3 फिर जोड़ दीजिए, 4 3 7 8 15, फिर ये 3 को जोड़ दिए 8 4 12 15 27, फिर ये 3 को जोड़ देंगे 15 15 8 8 5 13 23 23 27 कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो बताइए पंक्ति में कितने स्थान होते हैं। 11 दूना 22 हो जाएगा दोस्तों। अब 22 में से कितना हो गया 21, इसका आंसर हो जाएगा 21 होगा दोस्तों, इसका 21 आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18, बाईं ओर से अगर लेफ्ट से 18 है दोस्तों और के बाईं फिर लेफ्ट ही 10 है, तो 18 - 10 कितना हो गया, 18 - 10 हो गया 8 हो गया, तो 8 स्थान पे कौन सा होगा, तो एच होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एच ई को 13 लिख दिया, देखिए दोस्तों एच 8 हो गया 5, 8 5 13 हो गया, मोबाइल को कितना, तो बेसिक को सबको जोड़ देंगे दोस्तों, बी 2 हो गया, 2 1 मतलब 3 और 19 से इसका होता है 19 3 9 3 12 22 आएगा मान 9 22 9 9 9 2 11 31 31 3 34 देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है दोस्तों ये। यदि किसी भाषा में ड्रेल DRLAL को 620 14 14314 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कैमेल का कूट कैसे किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे डी का स्थान कितना है दोस्तों, 4 है, 6 यहाँ पे दिया है तो 2 जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आर का स्थान 18 में 2 जोड़ दिया 20 हो गया। एल का दोस्तों 12 है, 2 जोड़ दिया 14 हो गया, मतलब 2 जोड़ रहा है सब दोस्तों, तो कैमेल को भी हम 2 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे। सी का स्थान कितना है, 3 तो यहाँ पे हम 2 जोड़ देंगे 5 देखिए ये दोनों में है, अब दोनों में है। अब देखिए ये 1 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 देखिए दोनों में है 3, फिर 1 भी तीनों में है। चौथा स्थान पे देखिए हमें क्या करना है, 1 2 3 4 ई का स्थान 5 है तो 2 जोड़ेंगे 7 होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर SCD ये 19 हो गया 20 हो गया 21 हो गया 22, यहाँ पर भी वाला देखिए कौन सा है, ठोक दीजिए इसको। नेक्स्ट है मदर का कूट लेखन OMHURF ये है दोस्तों। तो अब देखिए
देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों को चेंज किया है, एम और ओ को चेंज करते हैं, एम ओ हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एम ओ टी, एम ओ यहाँ पे हो गया, टी हो गया 20 स्थान, एच हो गया 8। तो 20 में से क्या बोलते हैं दोस्तों, 20 में से 12 गया तो 8 हो गया। उसके बाद एच, एच 8 हो गया, और ई आर, देखिए दोस्तों यहाँ पे ई का एफ और आर, दोस्तों इसमें एक बढ़ाया और आर जैसा का जैसा वैसे रख दिया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम दोनों को चेंज कर दिया, एन को एन, एन ए, देखिए दोस्तों किसमें एन ए, एन ए वाला दोस्तों यही ठोक दीजिए, उतना काया मथा लगाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 2 6 18 54 के में क्रम में 8वां पद निम्न में से क्या होगा। तो ये 4 पद दिया गया है, 4 5 6 7 8वां पद हमें निकालना है दोस्तों। सबसे पहले देखिए 2 3 6 6 3 18 18 3 54, 54 तिया कितना होगा दोस्तों 162, 162 तिया 4 से 86, 4 से 86 तिया 1458, 1458 तिया 43 से 74 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8वां स्थान पर जो आएगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 49 छात्रों की कक्षा में नितिन का स्थान शीर्ष से 18 है दोस्तों। शीर्ष से अगर 18 है दोस्तों तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, 49 माइनस अगर 18 करते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पे 1 हो गया, 4 में से गया 3, 31 हो गया दोस्तों। 31 अगर यहाँ पे हो गया तो 31 में दोस्तों 1 जोड़ देंगे, 31 1 32 हो जाएगा दोस्तों, 32वां स्थान होगा दोस्तों, 32वां स्थान हो जाएगा दोस्तों इसका। 49 में से 18 प्लस 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, वृत्त की त्रिज्या में अगर 20% की वृद्धि होती है दोस्तों, तो उसके परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20 + 20 40, 40 हो गया दोस्तों। उसके बाद 20 20 यहाँ पर 20 40 4 44। देखिए दोस्तों, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है तो उसके परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी दोस्तों। देखिए तो माना कि वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर देखिए आर मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा 2πr, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वृद्धि के बाद वृत्त की त्रिज्या देखिए तो आर में 20% वृद्धि है तो 120/100 तो 1.2r हो जाएगा। फिर दोबारा परिधि निकालें दोस्तों तो 2.4πr हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब वृद्धि की बात है दोस्तों, परसेंट वृद्धि में 2. इसमें से 2πr को घटाएंगे दोस्तों, बटे 2πr कर देंगे ये पहले वाला इंटू 100, ये हमारा सॉल्यूशन करके दोस्तों 20% हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में पूरी करता है। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में पूरी करता है। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में पूरी करता है। 48 किलोमीटर की यात्रा को अगर 2 घंटे में वो पूरी कर लेता है दोस्तों, तो 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों 48 अगर 1 घंटा में कितना करेगा दोस्तों, 48 बराबर 2 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर 252 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/48 गुना 252, 2 गुना 24 गुना 48, 24 से इसको फिर 252 को 24 से करेंगे, यहाँ पे भगा देंगे 24 का 24। उसके बाद देखिए दोस्तों 24 से ये कटेगा, 24 से दोस्तों नहीं 10.5 घंटा होगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे क्या ये 48 पहले भगा तो 24 घंटा हो जाएगा दोस्तों। 48 में दूरी करने में समय लगेगा 2 घंटा, ठीक है। तो व्यक्ति का चाल कितना हो जाएगा, तो 48/2 मतलब 24 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। 24 पर चाल से 252 किलोमीटर दूरी करने में लगा समय, तो 252/24 कर देंगे, यहाँ पे 10.5 घंटा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 व्यक्ति ए और बी के आयु का जोड़ कितना है दोस्तों 50 है, ठीक है। a + b = 50 हो गया। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष x - 5 बटे y - 5 का अनुपात 5/3 था। ए और बी का वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, तो पहले दोस्तों एक्स वाई इसका मान निकाल लिए। एक्स वाई का मान निकालने के बाद हमारे पास वाई का मान 20 आ गया, एक्स का मान 30 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ए और बी वर्तमान आयु दोस्तों 30 वर्ष और 20 वर्ष हमारा होगा दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, जिसमें 3 कितनी बार लिखा जाएगा दोस्तों। तो ये इससे पहले हम किए हुए दोस्तों कि 20 बार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों 10 पहले 0 9 10 9 ये सब सिर्फ 30 और 39 के 20 वाला इसमें छोड़ के बाद बाकी 100 तक 99 तक लिख दिया, तो इसमें 3 9 बार आएगा टोटल। और 30 से लेकर 39 तक 3 11 बार आता है दोस्तों, तो टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग 20 बार लिखा जाएगा, ठीक है। अपने से खाद्य तेल की कीमत में 20 से 25% की वृद्धि हो गई।
खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो एक परिवार खाद्य तेल की खपत में कितनी कमी करे कि उसका कुल खर्च पहले जितना ही रहे। देखिए दोस्तों, माना कि खाद्य तेल की कीमत यहाँ 100 आप लोग मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बोल रहा 25% की अगर वृद्धि होगी, 100 गुना 1/5/100, 125 रुपया ये हो जाएगा दोस्तों। सोल्यूशन करने के बाद 125 रुपया तेल का दाम हो गया। खाद्य तेल का मान 100 माने थे, तो वृद्धि करने के बाद 125 रुपया हो गया, ठीक है दोस्तों। और अभिष्ट प्रतिशत की बात हो रही है दोस्तों कि कितना कमी करे कि उसका कुल खर्च पहले जैसा रहे दोस्तों, तो कमी की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 100 माइनस 125 कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 25 हो जाएगा दोस्तों, 25/125 इंटू 100, मतलब 20% की हमें कमी करनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट है, एक नगर की जनसंख्या 96% है। 96% 23,040 होता है। 96% अगर माना कि नगर की संख्या 100% है, ठीक है दोस्तों, उसमें से 96% हमारा इतना होता है, तो 1% बराबर इतना हो गया, 100% बराबर 24,000 रुपये हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा दोस्तों, 24,000 ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF, जो वकील डॉक्टर हो गया, अध्यापक विक्रेता, ये सब है दोस्तों। जरूरी नहीं किसी क्रम में। डी एक विक्रेता। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग ए लिख लीजिएगा, BCDE और F, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या बोल रहा है, 6 सदस्यीय विक्रेता, इंजीनियर, ये सब है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अध्यापक, ये सब है दोस्तों। जरूरी नहीं किसी क्रम में, ठीक है। और इसमें देखिए परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है दोस्तों, ये भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। डी एक विक्रेता है, डी एक विक्रेता है, ठीक है। डी एक विक्रेता है दोस्तों, डी एक विक्रेता है, जिसका विवाह अध्यापिका से हुआ है दोस्तों। ये अध्यापिका होगा, इसका विवाह दोस्तों अध्यापिका से हुआ है दोस्तों। डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ दोस्तों। डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है, याद रखिएगा। डॉक्टर का विवाह दोस्तों यहाँ पे वकील से होगा, ठीक है। डॉक्टर का विवाह वकील से होगा। अब यहाँ पे है डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ। एफ अकाउंटेंट्स हो गया, एफ अकाउंटेंट्स हो गया, जो बी का पुत्र है, एफ अकाउंटेंट्स है जो बी का पुत्र है, बी का पुत्र ही है, ठीक है। ये बी का पुत्र होगा। उसके बाद तथा ई का भाई है, ई का भाई है ये अकाउंटेंट, प्लस ये अकाउंटेंट, ये भाई है, ई का भाई है। सी वकील है, तो जो कि ए की पुत्र वधू है। सी वकील है दोस्तों, सी वकील है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा दोस्तों। एक विक्रेता जिसका अध्यापक से, डी एक विक्रेता है जिसका विवाह अध्यापक से, डी विक्रेता है जिसका विवाह अध्यापिका से हुआ है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें कॉपी भी बनाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे संभव नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर मान लेते हैं। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो आप बनाइएगा दोस्तों, ये भाई हो जाएगा। नेक्स्ट बी का व्यवसाय क्या है दोस्तों, तो ये डॉक्टर है दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया कि बी डॉक्टर है, ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन विवाहित जोड़े हैं दोस्तों, यहाँ दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों होगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा युग्म महिला सदस्यों का दर्शाता है दोस्तों, तो ये ए और सी महिला सदस्यों का दर्शाता है दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन आज हम लोग दोस्तों यहीं पे कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स, सेशन को 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेशन जो होने वाला दोस्तों, ये 11 सितंबर 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, सेशन देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।